इतिहास बन गया भाई, इतिहास बन गया। भाजपा समर्थक और खुद उनके विश्वगुरु बार बार ये कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ हम वो करके दिखाएंगे। तो सच में इन लोगों ने करके दिखा दिया। जो आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था वो भी हो गया। भारत की सबसे बड़ी अदालत ने जो आज तक नहीं किया वो भी मोदी शाह की जोड़ी ने उनसे करवा लिया। जी हाँ, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के ही कानून लागू हो गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद बल्कि राष्ट्रपति को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। यानी कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि उसकी पावर क्या है और सत्ता के नशे में चूर लोगों की हैसियत क्या है। जी हाँ, भारत के इतिहास में पहली बार एक ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े आदेश दिए, राज्यपाल को लेकर भी और देश के राष्ट्रपति को लेकर भी। इन आदेशों के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, या यूं कहें तो बहुत बड़ी उम्मीद पैदा हो गई है वक्फ संशोधन को लेकर। मामला 16 अप्रैल से सुना जाना है, मगर उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जैसा रंग दिखाया है उसे देखकर सत्ता के बड़े बड़े मठाधीशों का रंग उतरा हुआ है। अपनी पिछली इस वीडियो में हमने विस्तार से बात किया था कि किस तरीके से सत्ता में बैठे लोगों ने तमाम संवैधानिक पदों का कबाड़ा कर दिया, साख को बर्बाद कर दिया, पद की गरिमा को तार तार किया, वो भी सिर्फ राजनीति साधने के लिए। आइए एकदम आसान भाषा में देखते हैं कि कैसे भारत के इतिहास में पहली बार मोदी राज में वो हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था। राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति को कौन से आदेश दिए गए और ये भी कह दिया गया कि अगर राष्ट्रपति निष्क्रिय हैं तो अदालत का रास्ता खुला हुआ है, यानी उनके खिलाफ भी अदालत आइए जाइए, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ये मसला बेहद गंभीर है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, आज इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सत्ता की मनमानी किस तरीके से जनता का नुकसान कर रही है, यानी भाजपाई सत्ता किस तरीके से आपके बच्चों के भविष्य को चौपट करना चाहती है अपनी राजनीति साधने के लिए, क्योंकि जिन बिलों को इन्होंने रोका था उन्हें देखकर आपकी खोपड़ियां टनटना जाएगी। उधर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दो घटनाओं की ही चर्चा करेंगे और भाजपा के कथित नफरती नेता कितने ताकतवर हैं उसका भी एक नमूना देखेंगे। हर एक मामला बेहद जरूरी है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए शुरुआत में ही इन्हें कर लीजिए। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। और खुल के बात करने का नतीजा ये होता है कि 24 घंटे हम लोगों के सर पे तलवार लटकी रहती है। न जाने कब कौन सा वीडियो डिलीट हो जाए और कब चैनल ही गायब कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान इस चैनल का यानी लोकित इंडिया को डिमोनेटाइज कर दिया गया था, आपको पता ही है। फेसबुक को पहले से ही धराशायी किया जा चुका है और हाल ही में खबर आई कि वरिष्ठ पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ जी के चैनल को यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया। आप में से ज्यादातर लोगों ने इन्हें देखा ही होगा, कितने शालीन ढंग से फैक्चुअल तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। अचानक से किसी ने उनका चैनल हैक किया, उल्टी सीधी वीडियो अपलोड की और इधर ये यूट्यूब से शिकायत करते रहे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। बजाय इसके कि यूट्यूब इसकी जांच करके अपने क्रिएटर की मदद करता, उल्टे उन्हें ही सजा मिल गई, यानी कि चैनल को ब्लॉक कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से। हालांकि उनका दूसरा चैनल भी है जहां वो अपनी बात रख पा रहे हैं, मगर जरा सोचिए, पहले तमाम जिम्मेदार पत्रकारों को टीवी छोड़ने पर मजबूर किया गया, वहां सिर्फ गोदी मीडिया रह गया। सोशल मीडिया ने एक रास्ता दिखाया, जनता की आवाज बनने लगा, तो यहाँ भी लगातार कार्रवाई चल रही है। पिछले कुछ ही दिनों में कई पत्रकार मित्रों ने बताया कि उनके वीडियो डिलीट हो रहे हैं और हमारे तो अक्सर होते ही रहते हैं। गिरिजेश वशिष्ठ जी के नॉकिंग न्यूज चैनल पर मुझे जहां तक याद है 1.5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर थे, मगर अब सब कुछ खत्म है। ये काम कितनी मेहनत, कितनी टेंशन और कितने लगन का है, ये सबको समझ में नहीं आएगा। बहरहाल, जब तक माध्यम है तब तक बात तो होती रहेगी, मगर सवाल यह है कि आखिर सत्ता से प्रश्न करने वालों के ही चैनल को इस तरह से परेशान क्यों किया जाता है? उन्हीं के चैनल डिमोनेटाइज क्यों होते हैं, ब्लॉक क्यों होते हैं? उनकी चाटुकारिता यानी सत्ता की चाटुकारिता करने वालों के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? उनके पास तो चौतरफा लड्डू खाने का मौका है, वहां तो एक से बढ़कर एक झूठ और गलत चीजें भी परोसी जाती हैं। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आप सबके पास है, बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बार बार अपील करता हूं कि जिस भी स्वतंत्र पत्रकार की आवाज सुनते हैं सभी को मजबूत करिए, वरना कब कौन सी आवाज दबा दी जाए कोई भरोसा नहीं है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और सबसे पहले बात करते हैं गुजराती जोड़ी को लगे 440 वोल्ट के झटके की। तमाम राज्य सरकारों को पिछले कई साल से इसी माध्यम से परेशान किया जा रहा था। बार बार आरोप लगे, कभी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, कभी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार, कभी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, कभी केरल की सरकार, कभी तेलंगाना की सरकार, यानी बारी बारी से चुन चुन कर जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं यानी भाजपा के अतिरिक्त पार्टियों की सरकारें हैं, उन सब ने आरोप लगाया कि राज्यपालों के माध्यम से मोदी सत्ता उन्हें काम नहीं करने देती है। पंजाब के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई थी, आपने
सुना ही था, हमने कई बार बताया दिखाया। यहाँ तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यपाल राज्य के मुखिया नहीं है, मलिकार नहीं है, आपका काम सहयोग करना है। ये भी कह दिया कि असली पावर चुनी हुई सरकार में है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो इतिहास बना गया। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए ऐतिहासिक निर्णय दिया है और कहा कि समयबद्ध तरीके से आपको फैसला लेना होगा। इस मामले पर हमने विस्तार से इस वीडियो में चर्चा किया है, नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अपने उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन 10 विधेयकों को राज्यपाल ने रोक कर रखा था वो उसी तारीख से स्वीकृत माने जाएंगे जब विधानसभा ने दोबारा पारित करके भेजा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश अपलोड कर दिया है तब तमिलनाडु की राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी और इसी के साथ इतिहास बन गया कि आजाद भारत में पहली बार बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति के मंजूरी के यानी उनकी सहमति के बजाय न्यायालय के आदेश पर कोई कानून लागू हो रहा है। अब आप दर्शक बताइए कि क्या ये इन 2 पदों की गरिमा को तार तार करने की बात नहीं है? कौन है जिसने देश के राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद को इस तरह से कलंकित करवाया है और कौन कौन है जिसने किया है? पिछले दिनों वक्फ संशोधन संसद से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया था तो देश भर के कई मुस्लिम संगठन के लोग राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे। उन्होंने पत्र लिखा कि महोदया हमें अर्जेंट मीटिंग के लिए समय दीजिए, मगर राष्ट्रपति ने उन्हें समय नहीं दिया, मुलाकात नहीं हुई। इस मामले पर भी हमने विस्तृत वीडियो किया था, ये वाला ध्यान से देखिएगा, आंखें खोलने वाला है और काफी वायरल भी है। हमने सवाल किया कि आखिर देश के मुसलमानों की राष्ट्रपति कौन है? क्या राष्ट्रपति के पास तमाम कारणों के लिए समय है और अपने ही देश की करोड़ों की आबादी की आवाज सुनने के लिए समय नहीं है? क्या ये राष्ट्रपति के पद की गरिमा को सूट करता है? और अब देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ राज्यपालों को बल्कि राष्ट्रपति को भी कह दिया कि राज्यपाल यदि विधेयकों को अपने पास रखते हैं या राष्ट्रपति को भेजते हैं तो 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति को उस पर निर्णय लेना होगा और यदि राष्ट्रपति निष्क्रिय हैं तो राज्य सरकारें उनके खिलाफ भी अदालत जा सकती हैं। सोचिए, इससे ज्यादा सम्मान का रास और क्या होगा जब देश की राज्य सरकारें राष्ट्रपति की निष्क्रियता के खिलाफ अदालत दौड़ेंगी और जब देश की अदालत को यह कहना पड़े कि राष्ट्रपति यदि निष्क्रिय हैं, काम नहीं कर रहे हैं, फैसले नहीं ले रहे हैं तो आप अदालत जाइए, रास्ता खुला है। अब सोचने वाली बात यह है कि अब तक टाइम बाउंडेशन क्यों नहीं था? शायद इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति का पद बेहद सम्मानित और निर्विवादित माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि उस पद पर जो बैठ गया वो राजनीतिक षड्यंत्रों से खुद को दूर रखेगा और अब तक का इतिहास भी ज्यादातर समय ऐसा ही रहा। राष्ट्रपति के पद पर बैठे लोगों ने राजनीतिक द्वेष से काम किया हो ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है। शायद इसीलिए संविधान बनाने वालों को लगा होगा कि इस पद पर जो बैठेगा वो सम्मान के साथ काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, किसी पार्टी या किसी नेता के लिए चाटुकारिता नहीं करेगा, किसी अन्य से दुश्मनी नहीं निकालेगा, तो जानबूझकर विधेयकों को रोककर भी नहीं रखेगा, समयबद्ध तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। मगर गुजराती जोड़ी के शासनकाल में पूरे सिस्टम का तहस नहस हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना पड़ा है कि राष्ट्रपति 3 महीने के भीतर फैसला ले लें। ऐसे नहीं चलेगा कि आपके पास विधेयक आ गया और आप उसे भूसा वाले घर में फेंक के भूल जाएं। वैसे पिछले दिनों भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा इसका फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है, बाकी इसके बाद कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता। आप सब समझ सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए कि वो 10 विधेयक कौन से हैं जिन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने कथित रूप से अपने ऊपर वालों के इशारे पर रोक रखा था। ऊपर वाला कौन है आप जानते ही हैं। और यदि ऐसा न होता तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने पद पर ईमानदारी से काम कर रहा है, राज्य के लिए काम कर रहा है, तो राज्य की जनता के साथ धोखा नहीं करेगा। और राज्य की जनता के साथ धोखा कैसे है जरा ध्यान से देखिए। पहला विधेयक तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। उद्देश्य क्या है चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। दूसरा तमिलनाडु मत्स्य विश्वविद्यालय, तीसरा मद्रास विश्वविद्यालय, चौथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, पांचवा तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। इसी तरह से ये 10 के 10 विधेयक विश्वविद्यालयों से संबंधित थे जिन्हें राज्यपाल ने रोक रखा था, वो भी अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। और ये कहने के साथ ही विश्वगुरु और नकली चाणक्य को जोरदार झटका भी लगा है, क्योंकि ये वो हथियार था जिसके दम पर विपक्ष की सरकारों को टारगेट किया जाता था। यानी एक तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का हथियार है और दूसरा ये वाला कि हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस हथियार को कहीं न कहीं निष्क्रिय कर दिया है और इस फैसले ने कहीं न कहीं न्यायपालिका के भरोसे को भी मजबूत करने का काम किया है, लोगों के भीतर एक उम्मीद जगाई है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने इस फैसले से लोगों का भरोसा मजबूत किया है, जिसके बाद चर्चा ये होने लगी है कि जब बात संवैधानिक अधिकारों की आएगी तो सुप्रीम कोर्ट देश और देश की जनता के साथ नजर आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, हाल फिलहाल में जो वक्फ कानून मोदी सत्ता ने बनाया है उसे लेकर बार बार आलोचना यही हो रही है कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के खिलाफ बनाया गया है। आने वाली 16 तारीख को ही इसकी सुनवाई शुरू होनी है। आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26 से लेकर 300A
तक के उल्लंघन की बात हो रही है। वहीं इस कानून के बनाने की प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप भी मोदी सत्ता पर लगा है। पिछले दिनों हमने इन सारे मामलों पर विस्तार से चर्चा किया है, नहीं देखे हैं तो वक्फ संशोधन को लेकर हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, जाके सबको देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। अब लोगों को उम्मीद जगी है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट उनका साथ देगा। पिछले दिनों एक बड़ा झटका देते हुए चीफ जस्टिस ने नफरती चिंटुओं को रुला दिया, ये कहते हुए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अभी कोई तामझाम नहीं होगा। यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया उससे थोड़ी सी शांति आई, मगर नफरती लोग सुधरने वाले तो हैं नहीं। एक जगह से तमाचा पड़ता है तो दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के उस स्टे की वजह से ही थोड़ी सी ठंडक है। इसी तरह से हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लेकर कड़ा रुख अपनाया, यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून के राज का पतन हो गया है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं। अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश की 2 घटनाएं दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए और खुद ही बताइए कि क्या ये कानून के शासन में होता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से दिल दहलाने वाली एक खबर सामने आई कि 23 लड़कों ने कई दिनों तक एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। अब पता चल रहा है कि इन बदमाशों के 14 मोबाइल में से 546 लड़कियों के निर्वस्त्र वीडियो मिले हैं, जो कि मास्टरमाइंड अनमोल के कैफे में बनाए गए थे। ये दैनिक भास्कर की खबर है और 6 राज्यों में कस्टमर्स को भेजे गए। यानी एक लंबा चौड़ा रैकेट रामराज में चलता हुआ नजर आ रहा है, मोदी की स्मार्ट सिटी में चल रहा है। ये लोग जिन नंबरों पर वीडियो शेयर करते थे उनकी लोकेशन यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी मिली है। महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह भेजा जा रहा था। इनमें से 12 लड़के ड्रग एडिक्ट भी हैं और अब तक 23 में से 12 के नाम ही सामने आए हैं, 11 की पहचान होनी बाकी है। अब याद करिए गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जब उन्होंने यूपी के चुनाव में जाकर कहा था कि यहाँ 16 साल की लड़की गहनों से लदी हुई रात के 12 बजे यानी आधी रात को अकेले सड़क पर घूम सकती है। झूठ और फरेब का कोई लेवल नहीं रह गया है, कोई अंत नहीं रह गया है, अंतहीन झूठ बोले जा रहे हैं, बुलवाए जा रहे हैं। अब वाराणसी की इस खबर को देखिए। सपा नेता हरीश मिश्रा, जिन्हें लोग बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं, कुछ घंटे पहले ही इन पर करणी सेना के अविनाश मिश्रा और अन्य ने हमला किया था। हरीश मिश्रा को खून से लथपथ कर दिया गया। इसके बाद उनके समर्थकों ने भी हमलावरों को पीटा और थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। सड़क जाम करने की कोशिश की तो पुलिस को बुरा लग गया और अब पुलिस ने हरीश मिश्रा सहित 4 नामजद और 1 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया। हमले को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के जुझारू और प्रखर वक्ता व बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोकप्रिय हरीश मिश्रा पर चाकू से किया गया कातिलाना हमला बेहद निंदनीय है। उनके रक्त रंजित वस्त्र उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की निशानी है। सपा का हर कार्यकर्ता ऐसे हमलों को झेलने की शक्ति रखता है। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की तथाकथित सरकार के क्रियाहीन शरीर में इस घटना के बाद कोई हलचल होती है या नहीं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या खुलेआम गुंडई और अराजकता को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है? कहीं करणी सेना के लोग उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को यानी अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, सरेआम वीडियो पर सोशल मीडिया पे वायरल है। कहीं सपा के दलित सांसद के घर पर हमला हो जाता है। रामजी लाल सुमन के नाम की सुपारी दिन रात निकाली जा रही है, हत्या करने पर इनाम की घोषणा हो रही है और यहाँ देखिए हरीश मिश्रा पर चाकुओं से हमला कर दिया गया और पुलिस ने उल्टे इन पर भी मुकदमा ठोक दिया। अब इधर देखिए साल 2020 में भाजपा के चुनावों में हार आपको याद ही होगी, दिल्ली वाली। वहां जब आम आदमी पार्टी की सत्ता आ गई उसके बाद किस तरह से दंगे हुए। भाजपा नेता कपिल मिश्रा पुलिस अधिकारी के ठीक बगल में खड़े होकर पुलिसिया सिस्टम को धमका रहे थे। 5 साल बाद दिल्ली की एक अदालत ने दंगों में उनके रोल की जांच का आदेश दिया। कुछ दिन बाद ही दूसरी अदालत ने आदेश पर रोक लगा दिया, यानी जांच नहीं होगी। मोहम्मद इलियास ने इस रिपोर्ट के अनुसार कपिल मिश्रा को दंगा भड़काते और दंगा करवाते देखा था, शिकायत भी की लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। मोहम्मद इलियास प्रॉपर्टी डीलर है, परिवार में 5 बच्चे 2 भाई हैं। इनका कहना है कि दंगे खत्म होने के कुछ दिन बाद से ही वे कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार इलियास बताते हैं कि उन्होंने करदमपुरी रोड पर देखा कि कपिल मिश्रा के साथ 500 लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस की मौजूदगी में वो लोग मुसलमानों और दलितों के ऑटो, ठेले और गाड़ियों रोककर उन पर हमला कर रहे थे। इलियास कहते हैं कि 5 साल बहुत ही बुरे दौर से गुजरा, परिवार बहुत परेशान रहा, गुंडे बार बार धमकाने चले आते हैं। इलियास चाहते हैं कि जिन लोगों ने जुल्म किया उन पर कार्रवाई हो, मगर उल्टे उनके परिवार को ही पीड़ित होना पड़ता है। आप सोचिए, कथित रूप से जिस भाजपा नेता के खिलाफ तमाम सबूत इलियास के पास हैं, उस भाजपाई नेता का कुछ भी नहीं होता। एक अदालत जांच के आदेश देती है, दूसरी अदालत उस पर रोक लगा देती है, यानी जांच भी नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ जो न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनका पूरा परिवार संकट में है। यही आज के भारत की हकीकत बना दिया गया है। चाहे मोहम्मद इलियास हो, गिरिजेश वशिष्ठ हो या अंबुज कुमार, लोकहित इंडिया, जो भी न्याय और लोकतंत्र तथा संविधान की बात करेगा वो इसी तरह से निशाना बनता रहेगा। वैसे दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर जाकर या फिर गूगल क्रोम पे जाके कपिल मिश्रा वाली ये जो रिपोर्ट है इसे जरूर पढ़िएगा। बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि देश में कैसा सिस्टम चल रहा है और क्या चल रहा है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।